हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका सीबीएसई एग्ज़ाम 2024 का क्लास 10th का बेसिक मैथ पेपर है। ये सेट 1 है आपका। तो देखो, 2024 में जो आपका आया था मैथ्स का बेसिक एग्ज़ाम पेपर, तो इसमें देखो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 38 क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी हैं। 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी डी ई, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको इसमें दिया है ध्यान रखने के लिए, जो पाई की वैल्यू आपको लेना है 22/7। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर कहीं पर वैल्यू चेंज करके दी है तो वहाँ पर आप दूसरा यूज कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 18 MCQs क्वेश्चन। तो देखो, आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 2 की पावर 7 एंड 3 की पावर 10 एंड b इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 7, देन HCF a एंड b। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम किसी नंबर का HCF निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो भी हमारे इसके फैक्टर्स हैं तो लोवेस्ट पावर वाले चूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 दोनों में ही कॉमन है, लेकिन लोवेस्ट पावर वाला हम चूज करेंगे, यानी कि 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3 में लोवेस्ट पावर आपका 3 है, तो हमने 2 की पावर 3 चूज किया। 3 आपका जो पावर 7 वाला है लोवेस्ट पावर का, तो हमारा HCF ए बी का क्या हो गया, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 7। तो आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, आपको a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2 इक्वल टू b2y इक्वल टू c2 दिया हुआ है, ठीक। आपको दिया a1/a2 इक्वल b1/b2, और यहाँ पर ये बताया गया है कि a1, a2, b1 एंड b2 इनमें से कुछ भी क्या है आपका जीरो नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन में बताना है कि इस सिस्टम के लिए क्या ट्रू है। तो देखो, जो कंडीशंस हैं हमारे इन इक्वेशंस के लिए, ग्रुप ऑफ जो पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए, तो ये कंडीशंस हमारी क्या होती हैं, अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होते हैं वन सोल्यूशन। तो ये हमारा दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर दोनों इक्वल दिए हैं। तो अब हमारी ये दो कंडीशन आती है, इनमें से हमारा देखो क्या हो सकता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर ये कंडीशन होती है तो हमारे दोनों जो ग्राफ्स होंगे वो कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर आपका a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन होंगे, नो सॉल्यूशन। तो आपका सिर्फ इतना पार्ट दिया हुआ है, a1/a2 इक्वल b1/b2, तो ये दोनों में है, तो हमारा ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन और हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी आर। ए के आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 एंड -1, बी के दिए हैं आपके 7 एंड 5, ठीक। और दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पी है, इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं 5A एंड 2B, ठीक। अब यहाँ पर ये बताया गया कि पी क्या है आपका, मिड पॉइंट, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मिड वाला फॉर्मूला निकाल देंगे क्योंकि मिडिल में है। तो आपका पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। तो यहाँ से हमारा ए आ जाएगा, और 2b यानी कि y कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से b आ गया हमारा 1। अब a प्लस b की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस 1, क्योंकि a और b हमारा 1 आया तो 2 आ गया आंसर आपका, तो आंसर हमारा c हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। द इक्वेशन 3x² प्लस 12 हैज़, कितने रूट्स हैं इसके, रियल है, डिस्टिंक्ट है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं डी के वैल्यू कैलकुलेशन के बाद। तो यहाँ पर डी की वैल्यू यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो सॉल्व कर लेंगे। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखो a हमारा 3 है, b हमारा 0 है, यहाँ पर c हमारा 12 है। तो d की वैल्यू हमने जब निकाली तो कितनी है, -144। अब d की वैल्यू अगर 0 से कम आती है, यानी कि d इज लेस देन 0, तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, नो रियल रूट्स। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, नो रियल रूट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है,
एक ट्रायंगल दिया है ABCD, DE पैरेलल आपको BC दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी हो। तो यहाँ पर BPT थ्योरम से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे ये कंडीशंस फॉलो हो सकती हैं, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, इसी AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक, या तो हम हाफ पार्ट लेते हैं या तो पूरा पार्ट लेते हैं। ठीक, तो दोनों में सेम ही कंडीशन हम रखते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 6 वाला है अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्किल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। तो सीकेंट हमारा कुछ इस तरह से होता है, ये सेंटर हो गया, सीकेंट हमारा ये होती है। ठीक, यानी कि एक सर्किल को 2 पॉइंट्स पे कट कर देती है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7, tan A इक्वल टू 3/4, देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A अपॉन sec A। ठीक, तो यहाँ पर देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4, यानी कि 3 आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमारा कितना हो गया 4। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर बेस पता है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया पाइथागोरस थ्योरम से 5 बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके। ठीक, अब हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने 1 पुट कर दिया। सेक थीटा यानी कि अब सेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 5 और बेस हमारा कितना है 4, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/5, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर। The angle of elevation of the top of the tower from the car at instant when the car is 10√3 meter away from the base of the tower। देखो ये टावर की हाइट है 30 मीटर, जो हमारी कार है वो टावर के बेस से कितनी दूर है 10√3। हमें एलिवेशन एंगल निकालना है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, थीटा निकालना है एलिवेशन एंगल, तो यहाँ पर tan थीटा हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें दो साइड्स पता है, परपेंडिकुलर बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 30/10√3। तो ये आ गया हमारा 3/√3। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आ जाएगा, नीचे √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल, हमारा क्या बचा √3। अब √3 हमारी tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो आपका थीटा हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of a circle is 90 degree, the area of the corresponding sector of the circle of radius r। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। 10th दिया आपका द वैल्यू ऑफ x फॉर विच क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल इज 36। ठीक, तो देखो क्लास इंटरवल दिया है हमारा 30 - x, क्लास मार्क 36। क्लास मार्क हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट 30 हो गई, अपर लिमिट x हो गई, क्लास मार्क 36 दिया है, हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो x हमारा कितना आ गया 42, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, a number is chosen at random from the number -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. The probability that square of this number is less than or equal to 1। तो यहाँ पर अगर देखो -1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, तो ये इक्वल टू 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा इक्वल टू 1। 0 का स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 1। तो ये 3 नंबर ही पॉसिबल है जिसका स्क्वायर करें तो हमारा 1 के इक्वल आएगा या 1 से कम। तो जो हमारे नंबर्स हैं ये 3 हो गए, टोटल नंबर 7 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 3/7, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। 12 दिया है द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 नंबर इज। तो आपका देखो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपका 3, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका 99। 3 और 99 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो यहाँ पर हमने एलसीएम देखो निकाल लिया, तो हमारा कितना आ गया 99, तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज
आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका एक रूट दिया है 1, देन द अदर रूट इज, तो देखो सम ऑफ रूट कितना होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो इस इक्वेशन में हमारा b कितना है -4 और a हमारा कितना है 1। ठीक, तो अल्फा यानी कि एक रूट हमें 1 दिया है, तो बीटा हम निकाल लेंगे, b की वैल्यू हमने पुट कर दी -4 अपॉन 1, तो बीटा हमारा कितना आ गया 3। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड, क्योंकि ये क्राइटेरिया यूज करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे, तो इट इज नॉट यूज फॉर सिमिलरिटी जब हम प्रूव करते हैं। तो ठीक, आप डी ऑप्शन से हो जाएगा। 15 आपका दिया है sec की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको हमें किसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारी आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री की। अब tan स्क्वायर थीटा का 1 + tan स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। तो हमारा ऑप्शन जो सी है दैट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, if the length of an arc of a circle subtending an angle theta at the center is numerically equal to the area of the sector formed by it, then the radius of the circle is, यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क है किसके इक्वल है एरिया ऑफ सेक्टर के। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है θ/360 2πr इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 πr स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जो चीज़ सिमिलर है वो हमने कैंसिल आउट कर दी, बचा क्या हमारा 2r इक्वल टू r स्क्वायर। तो r हमारा कितना हो गया 2 यूनिट। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 आपको दिया है क्वेश्चन नंबर, देयर आर 16 ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज इन अ डाटा, द मीडियन विल बी द वैल्यू ऑफ। तो देखो मीडियन इक्वल टू होता है n + 1 अपॉन 2 टर्म। ठीक, तो आपको 16 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, n 16 है, तो हमारा आया 8.5 टर्म। तो 8.5 टर्म हमारा किसके बीच होगा 8 एंड 9 के बीच। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, एवरेज ऑफ 8 एंड 9 ऑब्जर्वेशन। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 16 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो हमें यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो देना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4/3 πr³। और ये किसके बराबर है, जो हमारा हेमीस्फीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल r है उसके वॉल्यूम के 16 टाइम। तो हमने लिख दिया 16 मल्टीप्लाई, अब हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा वॉल्यूम 2/3 πr³। अब यहाँ पर देखो हमारा बचा क्या सिर्फ 2 कैपिटल R³ इक्वल टू 16 R³। तो यहाँ पर हमारा हमें कैपिटल R और स्मॉल r के बीच रेशियो निकालना है, तो हमने कैपिटल R³ अपॉन स्मॉल R³ रख दिया 16/2, यहाँ पे 8 आ गया। अब ये क्यूब रूट हटाएंगे क्योंकि हमें रेशियो निकालना है r/r के बीच, तो 8/1 का क्यूब रूट किया तो हमारा 2:1। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके 19 एंड 20, ये असर्शन एंड रीजन है। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है असर्शन दिया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 एंड 5 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसके x एंड y फ्रॉम द x एक्सिस इज 3 यूनिट। तो देखो जब भी हम x एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं तो वो हमेशा हमारे क्या होता है y कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पर हमारा 5 यूनिट होना चाहिए। तो दैट ए आपका क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। रीजन दिया है आपका एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक, तो अगर y एक्सिस से लेते हैं तो हमारा एब्सिसा बताता है उसके डिस्टेंस, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी कि आपका असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका 20 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे √2 है। रीजन क्या दिया है द सम ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। तो यहाँ पर आपका
ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, क्योंकि आपका असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। तो बच्चों आपको पूरा ये वीडियो देखना है, वीडियो थोड़ा लेंथी है लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको एग्ज़ाम से पहले ये पेपर ज़रूर देखना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मैं कोशिश करूँ, तभी मैंने ये सॉल्यूशंस पहले से सॉल्व करके रखे हैं ताकि आपका टाइम बचे। तो देखो सेक्शन बी का आपका 21st क्वेश्चन देखो दिया है, सॉल्व x + 2y = 6 and 2x + y = 6 and hence find the value of p for which y = px + 2। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें y और x की वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये आपके जो दो इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए हम x या y किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो y हमारा दोनों इक्वेशन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर भी 2y ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x + 2y = 12। ठीक, अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मिला है, इससे हम फर्स्ट वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका x + 2y = 6, इसको सब्सट्रैक्ट किया, साइन चेंज हुए, y से y आपका खत्म हो गया, बचा क्या हमारा 3x = 6, x हमारा आ गया 2। अब इसे x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमारा y आ गया 2। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा p आ जाता है 0। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आपका 22 क्वेश्चन, इसका ए ऑप्शन दिया है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच डी ई पैरेलल बी सी। यानी आपको डी ई पैरेलल दिया है बी सी के, ए डी आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, बी डी दिया है 4 सेंटीमीटर, ए सी दिया है आपको 14 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए ई। तो यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे और बीपीटी थ्योरम से हम क्या लिख देंगे, ए डी अपॉन ए बी एंड इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक, अब ए डी हमें 3 दिया है, ए बी हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3 + 4 ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा। ए ई हमें कैलकुलेट करना है, इसी 14 दिया, तो ए ई हमारा कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सेकेंड 22 का सेकेंड पार्ट बी, in the given figure PQR is a triangle in which PS and QT are altitudes from P and Q respectively intersecting each other at M. Prove that triangle QSM similar P triangle PTM। तो यहाँ पर देखो M पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, T और M पे दोनों क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हमें QSM और PTM इनको हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो एंगल S और एंगल T दोनों हमारे 90 के हैं और यहाँ पर जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होंगे, यानी कि QMS = PMT। ठीक, तो यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये हमें प्रूव करना था। का क्वेश्चन नंबर 23, in the given figure O is the center of the circle and PA and PB are tangent drawn to the circle from an external point P. If OP 10 cm दिया है, PA 8 cm, then find the length of diameter। तो देखो जो हमारा टेंजेंट है वो सर्किल पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है रेडियस के साथ, तो यानी कि ए एंगल हमारा 90 हो गया। PA की लेंथ हमें दी है 10 सेंटीमीटर, हमें OA की लेंथ निकालनी है ताकि हमें डायमीटर पता चलेगा, रेडियस मिल जाएगी तो हम डायमीटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो OAP एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 90 डिग्री के सामने वाली यानी कि OP हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से हम OA की लेंथ निकाल लेंगे, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = OA यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो OP हमें 10 दिया है, OA हमें निकालना है यानी कि रेडियस, PA हमारा 8, तो हमारी रेडियस कितनी आ जाती है 6 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या होती है 2r के बराबर, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 24, यहाँ पर हमें दिया है tan A इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखो √3 हमारी tan 60 की वैल्यू होती है, यानी कि थीटा हमारा कितना हो गया 60। तो यहाँ पर हम cos 60 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर पुट कर देंगे। cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया -1/2। ये हो गया हमारा आंसर। 24 का बी ऑप्शन, यहाँ पर दिया इफ x sin 60 प्लस cos 30 प्लस tan 45 इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, sin 60 की √3/2, cos 30 की √3/2, tan 45 1। सॉल्व करने पे हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2√3/3। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया है ABCD एक स्क्वायर है, साइड 10 सेंटीमीटर। अब इसमें एक सेक्टर बना दिया गया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर का, कट आउट किया गया इससे, कट आउट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो शेडेड रीजन का हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से हम इस एरिया को यानी कि सेक्टर वाले एरिया को माइनस कर दे तो हमारा बाकी जो बचा एरिया है उसका आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड यानी कि 10 इंटू 10। अब एरिया ऑफ सेक्टर, अब ये थीटा तो 90 होगा, तो 90/360 पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 पुट करनी है तो वो हमने पुट कर दी। रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर, सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 80.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेट मान लेते हैं, उल्टा मानेंगे यहाँ पे कि √5 इज अ रैशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a/b, जहाँ पर a और b हमारे क्या होंगे प्राइम नंबर। अब √5 इक्वल टू a/b लिख देंगे क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है। अब दोनों साइड का हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा, 5 इक्वल टू a² स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 5b² इक्वल टू a²। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जो a² है इसके फैक्टर 5 है और b² यानी कि a² 5 से डिविजिबल होगा। अब a² डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। अब हम मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 5c, तो यहाँ पर हमने 5c का होल स्क्वायर किया तो 5b² इक्वल टू कितना आ गया 25c² यानी कि b² इक्वल टू 5c²। अब देखो b² के फैक्टर्स क्या हो गए 5 एंड c², इट मीन्स b² इज डिविजिबल बाई 5 एंड b इज डिविजिबल बाई 5। ठीक, अब देखो यहाँ पर a भी आपका 5 से डिविजिबल दिखा रहा है और यहाँ पर b भी 5 से डिविजिबल, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या कंडीशन थी कि हमारे a और b क्या है प्राइम नंबर, यानी कि इनके बीच 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसको देखते हुए हमारा क्या हुआ कि 5 दोनों में कॉमन फैक्टर हो रहा है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर प्राइम नंबर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था कि √5 इज एन रैशनल नंबर, तो ये रॉन्ग है। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस ट्रू। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 26 का बी, ये और ऑप्शन में है। यहाँ पे x y z w की वैल्यू हमें निकालनी है, फैक्टर ट्री दिया है और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x भी दिखाना है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा बिगर नंबर होगा, अब ये कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा w। ठीक, तो यहाँ पर देखो 13 है, यहाँ पर 7, यानी कि हम 13 से w को डिवाइड करेंगे तभी हमारा 7 आएगा, तो यानी कि 13 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा w आ जाएगा। अब ये ऑप्शन दिया है आपको, w मिल गया हमें, यानी कि अब जो हमारा z है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तब हमारा w मिल रहा है, तो हम w और अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो हमारा z मिल जाएगा। अब ये 819 हमें मिला है। ठीक, अब ये आ रहा है 819 और यहाँ पर 2, यानी कि हम 2 से अगर y को डिवाइड कर रहे हैं तब हमें 819 मिल रहा है।
तो यानी कि 2 और 819 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। अब हमें y मिल गया है, 2 से हम x को डिवाइड कर रहे हैं तब हमें y मिल रहा है, तो y और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने x, y, z, w की वैल्यू निकाल ली। अब हमें फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन अब x पुट करना है, तो x हमारा कितना है 3276। ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमने पुट कर दिया। अब हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 2 हमारे 2 है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ whose zeros is respectively twice the zeros of the polynomial 2x square minus 5x plus 2। यानी आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो इसके जो जीरोस हैं तो उनके जीरोस के डबल जीरोस का एक हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इसके लिए हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, a एंड c का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा 4। अब 4 के हमें देखो यहाँ पे प्लस है, यानी कि 4 के हमें 2 फैक्टर्स करना होगा जिनको हमें ऐड करने पे क्या मिले 5। तो ये 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 प्लस 1 5, तो यानी कि हमारे 2 फैक्टर क्या हो गए 4 एंड 1। तो यहाँ पर हमने रख दिया 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस x प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पर देखो जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो हमारा क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस का x हो गया प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे 2 पेयर बन गए। अब 2x स्क्वायर 4x ये पेयर हो गया और x प्लस 2। अब यहाँ पर हम 2x कॉमन ले सकते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 2। यहाँ पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं तो हमारा आ गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 दोनों साइड है तो एक बार हम x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचा 2x माइनस 1। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके हमारे जीरोस के आ गए 2 एंड 1/2। अब इनका अगर डबल करेंगे तो 2 का डबल 4, 1/2 का डबल 1। अब ये दो जीरोस का यूज़ करके हमें नया इक्वेशन बनाना है। तो हमारा नया इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 4 प्लस 1 एक्स और ये 4 इंटू 1। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा जो नया पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। नहीं, अब नेक्स्ट है आपका 28 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है और उसके बाद हमें क्या बताना है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पर हमें ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशंस के हमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लेते हैं एज्यूम करके और y कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे। मान लो हमने 2 पुट किया तो y हमारा सॉल्व करने पे कितना आ गया 2। जब हमने x 0 रखा तो y हमारा 3 आ गया। जब हमने x माइनस 2 रखा तो y हमारा 4 आ गया। ठीक, तो हमें इस तरह से x y हमें मिल गया, हमने 3 वैल्यूज इसकी कैलकुलेट कर ली। सेम इसी तरह हमें दूसरे इक्वेशन के लिए भी x और y कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले। अब हम इसका क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे ग्राफ। अब दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए। तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम। अब देखो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है पहले वाले का, ठीक, तो यहाँ पर पहला x कोऑर्डिनेट क्या है 2, y कोऑर्डिनेट 2। तो यानी कि हमारा ये हो गया x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट मिल जाएंगे हमारे। तो ये हो गया हमारा 2 एंड 2, ये हो गया हमारा a पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट है 0 एंड 3। x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3, तो आपका ये हो गया 0 एंड 3, ये हो गया हमारा b पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा -2 एंड 4, यानी कि x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 4, तो -2 के सामने और 4 के सामने, तो ये हो गया हमारा -2 एंड 4, ये हो गया हमारा c पॉइंट। ठीक, अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना होगा मिलाना होगा और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को एक लाइन में हम रख के ऐसे लाइन को ड्रॉ करेंगे।
ठीक। तो ये हम लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, ठीक। अब आता है हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन। इसमें देखो हमारा x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 5, तो x कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 5। तो ये x और y यहाँ पे हो गया 4 एंड 5, तो ये हो गया x हमारा 4 है और y 5, तो ये हो गया हमारा पॉइंट P, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 0 एंड -1। 0 हमारा x कोऑर्डिनेट है, -1 हमारा इसका y कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट हो गया 0 एंड -1, तो ये हो गया हमारा Q पॉइंट हमने ले लिया। उसके बाद है 2 एंड 2, ठीक, यानी 2 आपका इधर और 2 ये, तो सेम यहीं पर आ रहा है हमारा, तो इसी पॉइंट पे हमने ये भी ले लिया 2 एंड 2, ये हो गया हमारा R पॉइंट, ठीक। अब इस जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसके हम तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमने मिला दिया, तीनों पॉइंट को एक साथ रख के हमने इस तरह से इसको मीट करा दिया। अब हमने देखो दोनों लाइन के ग्राफ बना लिए। ये वाला पहला वाला ग्राफ कितना था, x + 2y = 6 वाले का था। ये है आपका 3x - 2y = 2 का। दोनों हमारे इक्वेशंस ग्राफ बन गए। अब हमें क्या बताना है इसमें कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, यानी तीनों लाइन के मिलाने से जो ट्रायंगल बन रहा है, एंड y एक्सिस, तो यानी कि y एक्सिस हमारी ये हो गई, ये जो हमारा ट्रायंगल बना, ठीक। तो इस ट्रायंगल के हमें वर्टेक्स लिखना है, तो एक हमारा वर्टेक्स ये हो गया, ये मान लिया हमारा हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया z, ठीक। y एक्सिस से हमारा यही ट्रायंगल बन रहा है x y z, तो इन सभी के हमें क्या लिखना है, वर्टेक्स। तो हमारा देखो ये पॉइंट x पॉइंट क्या हो गया ये, तो ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है x y z ऑन y एक्सिस, ठीक। तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 एंड 2, तो हमारे x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 एंड 2। y के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो इस y पॉइंट पे ये 0 एंड 3 हो रहा है, और z जो z पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड -1। ये हो गए तीनों हमारे ट्रायंगल के वर्टेक्स, ठीक। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 28 का बी वाला ऑप्शन वाला, इसमें दिया है 16 years ago at the time of marriage Ajay was 5 years elder to his wife. The present age of the wife and Ajay are in the ratio of 8:9. Find their ages at the time of their marriage. तो देखो लेट्स जो प्रेजेंट एज है यहाँ पे हमने मान ली, लेट प्रेजेंट एज, यहाँ पे प्रेजेंट लिखना है, ठीक। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अजय कितनी हो गई, x ईयर्स, एंड वाइफ की एज है y ईयर्स। अब अगर हम 16 ईयर्स पहले की बात करें तो देखो प्रेजेंट एज जब x ईयर है तो 16 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 16 अजय की एज, और वाइफ की कितनी हो जाएगी, y - 16। अब पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि 16 ईयर्स एगो अजय एज वॉज 5 ईयर ग्रेटर देन वाइफ से, यानी कि वाइफ के एज से वो 5 साल बड़ा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, तो ये x - 16 सॉल्व किया, y - 11 बचा यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन फाइनली सॉल्व करने पे बना x - y = 5, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, जो वाइफ और अजय की एज का रेशियो है वो कितना है, 8:9, ठीक। तो यहाँ पे वाइफ की एज कितनी थी y, अजय की एज x हमने मानी थी, तो ये क्या हो गया हमारा 8x = 9y, यानी कि 8x - 9y = 0, तो हमारा इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी दोनों की एज हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो हम अगर y को कैंसिल आउट करना चाहें तो हमारा y क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 9y यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 9x - 9y = 45। अब इस इक्वेशन से हम सेकेंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, और ये माइनस का, तो हमारा x कितना आ गया 45।
अब x हमारा आ गया तो हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो यानी कि अजय की एज 45 ईयर्स हो गई और y की एज 40 ईयर। अब देखो दोनों की एज में 5 ईयर का डिफरेंस भी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू प्रूव करना है हमें sec a माइनस tan a का स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। cot a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a माइनस cos a। यहाँ पर भी हम नीचे cot a की जगह cos a अपॉन sin a कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसके नीचे 1 पुट कर लिया, अब ये फ्रैक्शन हो गया। sin a 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, sin a, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा cos a माइनस cos a sin a। सेम इसी तरह इनको भी फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। sin a और 1 का एलसीएम sin a, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर cos a प्लस cos a sin a। sin a दोनों में नीचे का डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा क्या cos a माइनस cos a sin a अपॉन cos a प्लस cos a sin a। अब हमें क्या करना है, पूरे इक्वेशन को cos a से डिवाइड करना है। ठीक, यानी कि हर टर्म को हम cos a से डिवाइड करेंगे। तो देखो cos a को डिवाइड किया, cos a से 1 आया, यहाँ पर cos a डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ sin a बचा, सिर्फ नीचे हमारा 1 प्लस sin a आ गया। अब फिर से हम cos a से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 1 अपॉन cos a sin अपॉन cos a, नीचे 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। अब 1 अपॉन cos a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a, sin a अपॉन cos a को हम tan a लिख सकते हैं, नीचे हमारा वही प्लस में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, sec a माइनस tan a से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो sec a माइनस tan a 2 टाइम्स है, तो इसको होल स्क्वायर करके रख दिया। नीचे हमारा क्या आएगा, एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारा क्या हो जाएगा sec a स्क्वायर माइनस tan a स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म कर दिया। अब sec a स्क्वायर माइनस tan a स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा सिर्फ बचा क्या sec a माइनस tan a स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर। तो ये हमारा LHS और RHS इक्वल प्रूफ हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑन अ डाई are replaced by the first 6 number. The die is rolled once. Find the probability that the number appearing on the die. तो देखो नॉर्मल हमारे डाई में नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनको हम रिप्लेस करके क्या करना है, इनको जो हमारे फर्स्ट 6 इवन नंबर हैं, तो हमारे फर्स्ट इवन नंबर क्या है 2 4 6 8 10 12, तो ये 6 हो गए हमारे। ठीक, अब हमने डाई में नंबर चेंज कर दिए। ठीक है, टोटल नंबर हमारे 6 है और इसके फेसेस में क्या होंगे, एक जगह 2 होगा, 4 6 8 10 12। अब हमें इसके बेस पे हमें ये क्वेश्चन बताना है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे नंबर्स की दैट आर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 4 नंबर हमारे कितने हैं, 6 8 10 12, यानी कि 4 नंबर्स हैं जो कि 4 से ज़्यादा है। टोटल नंबर हमारे 6 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/6, यानी कि 2/3। सेकेंड में बताना है हमारा जो नंबर डिविजिबल है 3 से। तो देखो नंबर डिविजिबल बाई 3 आपका सिर्फ 6 एंड 12 है, यानी कि 2 नंबर्स, 2/6 6 टोटल नंबर, तो 1/3 हो गया। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो 10 का मल्टीपल यहाँ पर सिर्फ 10 है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो यानी कि 2 4 6 8 12 सारे हमारे हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर, तो 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको PQR ट्रायंगल दिया है, इसमें एक सर्किल है, आपको PX दिया है 10 सेंटीमीटर, QY दिया है 8 सेंटीमीटर, RZ दिया है 6 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है ट्रायंगल PQR की पेरीमीटर। तो देखो जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो R से हमारा RZ और RY दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। अब हमें RZ दिया है 6, तो RY भी हमारा 6 हो जाएगा। सेम इसी तरह से PX PZ दोनों 10 10 हो जाएंगे, और QX QY भी सेम होंगे 8 8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, तो हमारा PQ कितना हो गया 8 + 10 18, QR कितना हो जाएगा 8 + 6 14, और RP कितना हो जाएगा 6 + 10। ठीक, तो तीनों साइड को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर।
देखो ये सॉल्यूशन मैंने पहले से इसलिए कर रखे ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। सो वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं है। अब पूरा पेपर के हिसाब से इतना लेंदी तो वीडियो बनेगा ही, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो आप पूरे क्वेश्चंस देखिए, पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32। यहाँ पर आपको सेक्शन डी का है ये पहला क्वेश्चन 32। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। 2 में दिया है कि एक जो हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, ठीक, इसके दोनों अपोजिट फेसेस से एक हेमिस्फीयर इधर से और एक इधर से स्कूप आउट किया, निकाल लिया गया, ठीक, यानी कि एक हेमिस्फीयर इधर से निकाला गया दूसरी साइड से भी। और इस हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है वो मैक्सिमम कितनी है, जितनी इसकी क्यूब की साइड है, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 का हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वुडन ब्लॉक, यानी कि अगर हम इस वुडन क्यूब जो है ब्लॉक है इससे दोनों हेमिस्फीयर जब रिमूव कर देते हैं तो जो हमारी वुड बचती है वो उसका वॉल्यूम कितना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल क्यूब का वॉल्यूम और माइनस दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो बची हुई वुड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर निकाले गए तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, साइड हमारी 14 है, ठीक, 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, आर हमारी 7 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7। सॉल्व करने पे आ जाता है आपका 1306.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। क्वेश्चन नंबर 33, इसका ए पार्ट है। यहाँ पर एक आपको टेबल दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वीकली पॉकेट अलाउंस की 64 चिल्ड्रंस की। मेन पॉकेट अलाउंस दिया है आपको ₹180। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखो ये हमारी रीडिंग है जो क्लास इंटरवल के साथ, तो हम क्लास मार्क निकालेंगे। सबसे पहले क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, हम अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 110 प्लस 130 डिवाइड बाई 2 120 आ गया। सेम इसी तरह 130 प्लस 150/2। तो इस तरह से हमारी सभी की क्लास मार्क आ गई 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, ठीक। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। टोटल चिल्ड्रन कितने दिए हैं 64, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी 64। बाकी हमने ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर देखो 64 इक्वल टू 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। और यहाँ पर एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा इस तरह से मिला। सम किया हमने एफ आई एक्स आई का तो हमें क्या मिला 6560 प्लस 200x प्लस 240। अब जो हमारा मीन होता है बार, वो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। तो ये हमें मीन बार 180 दिया है, ठीक। आपका सम एफ आई एक्स आई निकला है वो रख दिया हमने, नीचे हमने रख दिया जो हमारा फ्रिक्वेंसी का सम है, ठीक। अब देखो हमें 2 इक्वेशन मिल गए थे। एक इक्वेशन हमें ये मिला था 64 टोटल फ्रिक्वेंसी थी हमारी, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या मिल गया 24 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक इक्वेशन ये मिल गया, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एक इक्वेशन बन जाता है हमारा 32x प्लस 3y, ठीक। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा y मिलता है 4। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है। 3 का बी पार्ट, ठीक। यहाँ पर हमको दिया है क्लास और फ्रीक्वेंसी, ये टेबल दिया, डाटा दिया है, मीन दिया है हमें 4.2। हमें निकालना पहले मोड है, मीन दिया हुआ है, उसके बाद हमें मीडियन निकालना है बाय यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक। तो सबसे पहले हम देखो मोड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक, जो हमारा क्लास इंटरवल है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी मॉडल क्लास है वो क्या होती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 8 है, तो ये f1 हो गई। f1 की प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी f0 और सक्सीडिंग f2 हो गई, ठीक। तो यानी कि f1 हमारा 8 हो गया, f0 7, f2 हो गया 2। अब जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला होता है वही मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास 3 to 5 हो गया।
इसकी लोअर लिमिट 3, तो L हमारा 3 हो गया, F1 8, F0 7, ठीक। ये वैल्यू पुट कर दी। H हमारा क्या है, क्लास इंटरवल यानी कि 3 और 5 के बीच का गैप 2 है, ये 2 अरेंज किया तो हमारा जो मोड आया दैट इज 3.3, ठीक। अब मोड हमें मिल गया, मीन हमें दिया हुआ है 4.2, मीडियन हमें निकालना है, तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला इससे हमने निकाला, तो हमारा मीडियन कितना आ जाता है 3.9, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पर दिया क्या है हमें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो पहले हम इसको ओपन करके पूरा सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 2 का होल क्यूब, तो इसको हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टू a माइनस बी, ठीक। तो ये हमारा सॉल्व करने पे हमारा आ गया ये एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब देखो एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गए, ठीक है। बाकी सारा हम इस तरफ लाते हैं, प्लस 8 आ गया प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x। तो सॉल्व करने पे आ गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री 2 है, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन तो हमारा आ गया, इसके बाद हमें इसके जीरोस भी फाइंड करना है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोस फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर लेंगे। तो देखो 2 9 18, अब यहाँ पे प्लस है यानी कि 18 के हमें 2 ऐसे फैक्टर्स आए जिनको ऐड करने पे हमारा 9 है। तो 6 3 18, 6 प्लस 3 9, तो हमारे फैक्टर हो गए 6x प्लस 3x। सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3। तो यानी कि हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक x इक्वल टू 3 आया, दूसरा हमारा 3/2। तो हमारे जीरोस क्या हो गए 3 एंड 3/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपका 34 का बी क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less than, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the reduced speed of the train. Also find the original speed. तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब देखो अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तब तो वो नॉर्मल टाइम पे पहुंच जाता है, लेकिन अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 किलोमीटर स्पीड वो कम कर देता है तब उसको 3 घंटे का टाइम लगता है। तो यानी कि डिस्टेंस वो 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अब अगर 480 किलोमीटर डिस्टेंस वो x माइनस 8 यानी कि जब वो 8 किलोमीटर स्लो डाउन हो जाता है तब अगर ट्रैवल करता है तो उसको 3 घंटे का ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 ये टाइम माइनस 480 अपॉन x जो नॉर्मल स्पीड से कर रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 आवर्स का। तो इस तरह से हमने पुट किया x माइनस 8 x, ये हो गया हमारा एलसीएम मिल गया। अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे सॉल्व किया इसको 480 माइनस 480 x माइनस 8 हुआ, यहाँ पे सॉल्व किया हमारा, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन हमारा बन गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा थोड़ा सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बना x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 1280 के हमने देखो फैक्टर्स किए, अब इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि माइनस करने पे 8 आए। तो हमारा देखो 40 एंड 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आएगा, 40 माइनस 32 8। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, 40x माइनस 32x रखा हमने, तो हमारा कितना आ गया, हमारा x 40 और x माइनस 32। तो देखो स्पीड हमारी माइनस में नहीं होगी तो आपकी x कितनी हो जाएगी 40, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड होगी ट्रेन की वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। रिड्यूस्ड स्पीड, अब 8 किलोमीटर रिड्यूस्ड होती है तो 40 माइनस 8 यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों हमारे आंसर ऐसे आ जाएंगे। पे आपको इस तरह से डायग्राम दिया है और दिया हुआ है EG पैरेलल दिया है BC के और FG पैरेलल दिया है DB के। तो यहाँ पे देखो BPT थ्योरम यूज़ करेंगे। अब अगर हम ट्रायंगल ABC लेते हैं तो EG पैरेलल BC, तो BPT थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा AE अपॉन EC एंड AG अपॉन GB, ठीक। अब दूसरे ट्रायंगल में ले लेते हैं हम ABD में। अब यहाँ पे FG और BD पैरेलल है तो यहाँ पर BPT थ्योरम से
ए एफ अपॉन एफ डी एंड ए जी अपॉन जी बी। अब देखो ए जी अपॉन जी बी दोनों में कॉमन है, तो ए ई अपॉन ई सी हमारा इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। सेक्शन ई जो हमारा लार्ज पार्ट होता है, जिसमें हमारे सारे केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। तो केस स्टडी क्वेश्चन आपको देखने में लॉन्ग हो लगते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन इसको अगर बहुत ही कूलिंगली आप पढ़ेंगे तो ये सबसे इजी पार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है 36 क्वेश्चन में, द मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फुट रेस विद अ डिस्टेंस ऑफ 42.195 किलोमीटर, usually run as a road race, but the distance can be covered on a trial route. The marathon can be completed by running or with a run-walk strategy. The marathon was one of the original modern Olympic events in 1896. तो ये आपको सिर्फ थ्योरी दी थी, इसको कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं होगा, सिर्फ ये थोड़ा सा हिस्ट्री दे देते हैं। मेन आपका पार्ट अब यहाँ से शुरू होता है। Neha, a student of class X, wishes to participate in marathon. She decided to begin her practice by gradually increasing her running distance. In the first week, she decided to run 3 km each day and increase the distance 2 km each week. In the second week, she would run 5 km each day. In the third week, she could run 7 km each day and so on. अब इस बेस पे देखो क्वेश्चन देना है, What distance will Neha cover each day of the 8th week of her practice? तो देखो टोटल डिस्टेंस तो दी है 42,195 किलोमीटर। इससे कोई कह मतलब नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर। अब देखो आपको जो एपी सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, फर्स्ट वीक में वो 3 किलोमीटर रन कर रही है, फिर वो अगले वीक में 2 किलोमीटर की लेंथ इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ा देती है। अब कितना वॉक वो रन करती है, सेकेंड वीक में 5 किलोमीटर पर डे, फिर थर्ड वीक में 7 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारी एपी सीरीज बन गई, सभी के बीच डिफरेंस हमारा 2 आ रहा है। ठीक, अब हमें पहला निकालना है पार्ट में कि 8th वीक में वो कितने किलोमीटर रन करेगी पर डे। तो देखो फर्स्ट वीक का 3 है, ठीक, तो ए हमारा फर्स्ट टर्म 3 हो गया, डिफरेंस हमें 2 दिया, 8th वीक का निकालना है, यानी कि एन हमारा 8 हो गया, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाला तो हमारा कितना आ गया 17 किलोमीटर। तो यानी कि 8th वीक में जब 8th वीक आएगा तब वो हर दिन कितना रन करेगी 17 किलोमीटर। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो दिया है, इन विच वीक वुड शी बी एबल टू रन 45 किलोमीटर ईच डे। अब यहाँ पर हमें ये दिया है, लेंथ दिया है कि वो 45 किलोमीटर पर डे रन कर रही है, लेकिन किस वीक पे, यानी कि हमें यहाँ पर एन निकालना है। फर्स्ट टर्म ए है, डी हमारा 2 है, सेम वही फॉर्मूला रखा है हमने। यहाँ पर हमारा 45 दिया हुआ है तो हमारा एन आ गया 22, यानी कि वो 22 वीक जो आएगा उस पर उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर पर डे हो जाएगी। ठीक, अभी वो स्टार्टिंग किससे की है 3 किलोमीटर पर डे से, लेकिन जब 22 वीक आएगा तब उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर पर डे रन करने की। उसके बाद इसका है थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नेहा आफ्टर 11 वीक्स इफ शी प्रैक्टिस फॉर 5 डे इन ईच वीक। देखो अब वो हर वीक में 5 डे रन करती है, तो जब वो 11 वीक रन कर चुकी होगी तो कितनी डिस्टेंस वो रन कर चुकी होगी। तो यहाँ पर हम पहले वीक में निकालें कि पहले वीक में उसने कितना रन किया होगा। अब फर्स्ट वीक में वो 3 किलोमीटर पर डे रन कर रही है और वीक में उसने 5 डे रन किया, तो यानी कि कितना रन कर लिया उसने 15 किलोमीटर। सेकेंड वीक में 25 हो जाएगा क्योंकि वो पर डे 5 किलोमीटर रन कर रही है, ठीक, और 5 डे रन किया तो 5 5 25। फिर थर्ड वीक में 35। इस तरह से हमें फर्स्ट वीक में 15, सेकेंड वीक में 25, थर्ड वीक में 35। तो इस तरह से हमारी एपी सीरीज बन गई। अब यहाँ पे देखो दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का आ रहा है, तो यहाँ पर हमें सम निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 11 वीक। तो यानी कि S11 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देंगे। n हमारा 11 है, a हमारा 15 है फर्स्ट टर्म, d हमारा 10 है, तो हमारा आ गया 715 किलोमीटर, यानी कि वो
11 वीक में टोटल 715 किलोमीटर डिस्टेंस रन कर चुके होंगे। अब आता है इसका ऑप्शन में बी वाला पार्ट। Had she increased the distance by 3 kilometer each week instead of 2 kilometer each week, in how many weeks would she have trained herself to run for 42 kilometer per day? अब अगर वो अभी वो 2 डेज 2 किलोमीटर इंक्रीज कर रही थी पर वीक, अब अगर वो 3 किलोमीटर इंक्रीज करे, यानी कि फर्स्ट वीक में वो पर डे 3 किलोमीटर रन करेगी, सेकेंड वीक में वो 6 क्योंकि उसने 3 किलोमीटर इंक्रीज किया, थर्ड वीक में 9, तो हमारी नई एपी बन गई 3, 6, 9। अब यहाँ पे डिफरेंस हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमें ये निकालना है कि वो किस वीक पे इतनी कैपेबल हो जाएगी कि वो 42 किलोमीटर पर डे रन करने लगे, मतलब कितने वीक्स के बाद, इन हाउ मैनी वीक्स। ठीक, तो यहाँ पर हमें नंबर निकालना है वीक्स का कि कितने वीक्स के बाद। तो देखो 42 रन कर रही है, तो हमें वो वीक निकाल लेंगे पहले हम कि जिस वीक पे वो 42 किलोमीटर पर डे रन करने लगेगी। तो ए हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिफरेंस हमारा 3 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस 3, तो एन आ गया 14th वीक, यानी कि 14th वीक पे वो एबल हो जाएगी 42 किलोमीटर पर डे रन करने के लिए। ठीक, अब 14th वीक पे तो वो रन करना शुरू हो गई। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कितने वीक्स के बाद, है ना, कितने वीक्स की प्रैक्टिस के बाद। तो एक 13 वीक्स तक उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 14th वीक पे वो रन करने लगेगी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 वीक्स। आफ्टर 13 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद वो कैपेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका केस स्टडी 237। ये ड्रोन बेस्ड क्वेश्चंस है, ड्रोन के बारे में आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि जो ड्रोन है एक रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर रन कर रहा है जिसके वर्टिक्स दे रखे हैं। ए वर्टिक्स दिया है जिसके कोऑर्डिनेट -100 0 दिए हैं, बी कोऑर्डिनेट दिया है जिसके 100 और 0 दिए हैं कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट्स दिए हैं इसके कोऑर्डिनेट 100 150 और डी के कोऑर्डिनेट दिए -100 एंड 150। तो देखो जब इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, इसका आप ड्रॉ करेंगे तो हमारा इस तरह से बनेगा और हमारा ए बी सी डी ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड बन जाएगी। ठीक, अब हमें सबसे पहले बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो देखो ए बी एक साइड ये हो जाएगी, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 इधर 100 इधर, तो यानी कि 200 यूनिट। जो हमारी बी सी है तो ये लेंथ देखो हमारी वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, यानी कि 150 यूनिट। सी डी सेम इसकी भी यही हो जाएगी 100 200 यूनिट। डी ए ये भी हमारी कितनी हो जाएगी 150। तो ये तो हो गई हमारी डायमेंशन। अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए एंड सी ये हमारा क्या हो गया, ऐसे ए एंड सी हमारा क्या हो रहा है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल बन रहा है। अब ये हमारा एंगल क्या होगा 90 का होगा, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकाल लेंगे, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, तो AB हमारा कितना है 200 यूनिट, BC हमारा 150 यूनिट, तो हमारा AC कितना आ गया 250 यूनिट। नेक्स्ट है इसका 37 का थर्ड वाला ऑप्शन, इसका दिया है A। इफ अ ड्रोन कैप्चर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट P के कोऑर्डिनेट x एंड y दिए हैं ऑन द रेक्टेंगुलर फील्ड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट PA एंड PC इक्वल। यानी आपको कोई भी पॉइंट है P है, ठीक, यहाँ पर देखो इसमें कोई पॉइंट P है, ठीक, और वो A और C के बीच में है कहीं पे, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट x एंड y दे रखे हैं, ठीक। अब देखो P जो है वो जो इसमें लेंथ दी है, इसमें दिया क्या है PA इक्वल टू PC ये बोला गया है, ठीक। तो यानी कि जो हमारी PA है PC इनकी लेंथ हमारी बराबर है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो यानी कि PA इक्वल टू PC। अब देखो P के कोऑर्डिनेट x एंड y है, A के क्या है -100 एंड 0, C के कितने 100 एंड 150, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा
यहाँ पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, वाई वाई इधर पर, इसका एक्स और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो हमारा कितना आ गया -100 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर, और पीसी में हमारा कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स का स्क्वायर और 150 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, दोनों साइड रूट है, रूट हट जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमारा 1000 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इधर भी है तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या 200x, माइनस का 200x इधर गया, प्लस का 400x हो गया, ये रह गया, और माइनस 300x। ठीक, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और वाई स्क्वायर भी हमारा कैंसिल। अब यहाँ पर देखो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अब ये 400 प्लस 300x, 400x प्लस 300y इक्वल टू 22,500। अब यहाँ पर 100 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 225। तो ये आ गया हमारा x और y के बीच रिलेशन। थर्ड का बी पार्ट जो दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, इफ अ ड्रोन कैप्चर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट Q whose x coordinate is 0 and it equidistant from point A and D। यहाँ पर है आपका जो A and D, ठीक, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे Q पे हमारा ड्रोन क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है इमेज को। ठीक, और इसका 0 दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ y निकालना है, तो देखो A और D के बीचों बीच है, यानी कि मिड पॉइंट पे है, तो हमारा Q का जो दोनों कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट से निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ए क्यू डी क्यू, तो मिड पॉइंट से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट हमारा कैसा आ जाएगा, बीचों बीच है ये ए और डी के, ए के कोऑर्डिनेट -100 0, डी के कोऑर्डिनेट -100 एंड 150। ठीक है, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, तो हमें ये तो 0 है, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि 0 प्लस 150 अपॉन 2 तो 75। तो Q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे 0 एंड 75। लास्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपको दिया है थोड़ा सा पोल, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह। ठीक है, मेन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। कोई पोल है, ठीक है, इसकी हाइट दी है हमें, इस पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब टॉप से 1 मीटर नीचे की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब हमें क्या बताना है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट ही शुड यूज which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal enables him to reach the required position। तो देखो पोल की हाइट 4 मीटर तक उसको पहुंचना है, तो लैडर की लेंथ निकालनी है जब वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है। तो देखो हमें यहाँ पे दो चीज़ मिल गई, एक तो इंक्लाइनेशन एंगल मिल गया हमें, और ये जो हमारी हाइट दी है, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ 4 मीटर। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं साइन 60 का यूज़ करके, साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 रख देंगे, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 अपॉन √3। अब √3 है नीचे, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 से हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो नीचे हमारा 3 आ गया, तो क्या हो गया 8 √3/3। 3 की वैल्यू 1.73 पुट की है, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई लैडर की 4.62 मीटर। ठीक, जो सेकंड का ए पार्ट है, इसमें ये बताना है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ये हमारा जो पोल का फुट है, इसके फुट से कितनी दूर पर लैडर का फुट होना चाहिए, यानी कि आपको ये लेंथ निकालनी है। ठीक, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर लेंथ हमें 4 लेनी है, थीटा हमारा 60 है, हम AC निकाल लेंगे। ठीक, बेस हमारा क्या है AC, यानी कि यहाँ पे लैडर के फुट और यहाँ पर पोल का फुट। तो tan 60 इक्वल टू √3, P हमारा 4 है और AC हमारा B यानी कि बेस, तो बेस इक्वल टू 4/√3 आ जाएगा। रैशनलाइज कर देंगे तो √3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो हमारा कितना आ गया 4 √3/3।
√3 की वैल्यू पुट की 1.73, तो कितना आ गया डिवाइड करके 2.30 मीटर। तो यानी कि ये लेंथ हमारी आ गई 2.30 मीटर। तो यानी कि इतनी लेंथ पे, इतनी डिस्टेंस पे हमारा जो लैडर का फुट है वो पोल के फुट से होना चाहिए। ठीक है। बी पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर इफ इट्स फुट इज कैप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। अब अगर ये जो फुट है लैडर के फुट, पोल के फुट से लैडर का फुट 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो, ठीक है, तो हमें ये निकालनी है लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब देखो ये हाइट हमारी पोल की कितनी लेनी थी हमें 4 मीटर, ये भी 4, तो ये हमें निकालना है। अब ये देखो एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक, तो यानी कि BC हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BC यानी कि लैडर की लेंथ निकाल सकते हैं। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा √AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, दोनों ही 4 है हमारा, तो हमारा कितना आ जाएगा 4√2। सॉल्व किया, √2 की वैल्यू 1.41, तो हमारा 5.64। तो आपका ये पूरा जो पेपर है पूरा सॉल्यूशन मिल गया आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन है। और आपको जो अदर सॉल्यूशंस हैं आपके जो 2025 के जितने भी मैथ्स के हैं, यूपी बोर्ड के, CBSE बोर्ड्स के और सेट्स के जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। और आगे भी आपको जो अभी और भी सॉल्यूशंस हैं पेपर्स के वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल पे बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्रूटफुल वीडियो के साथ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।